हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, अगर पेपर में कुछ भी नहीं आता है आपको, मान लीजिए आप एग्जाम देने पहुंच गए और वहां पे जो पेपर आपके सामने आया उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वहां पे कौन सा तरीका आपको अपनाना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, आप फेल होने से बच जाएं? तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। डियर फ्रेंड, मैं बहुत सारी क्लासेस आपको इस प्रकार की देता रहता हूं, टेक्निक टिप्स आपको देता रहता हूं ताकि आप बेहतर कर पाओ, बेस्ट कर पाओ, पढ़ने के साथ साथ आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाओ। डियर फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीख करके जाने वाला है, क्योंकि कई बार बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट भी, उनके सामने भी पेपर ऐसा आ जाता है जो उनको कुछ नहीं आता जिसमें। तो क्लास को एक भी सेकंड के लिए मिस मत कीजिएगा। मैं आपको विद एग्जांपल, ये मेरे पास ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन पेपर्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप क्या टेक्निक अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग बीएड कर रहे हैं, है ना। मैं बीएड मेरा पहले कंप्लीट हो गया, आप लोग उस कंडीशन में हैं, उस सिचुएशन में हैं। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, कई समस्याएं हमने फेस की हैं एग्जाम के दौरान। जैसे कई बार पेपर देने जाते हैं, पूरा पेपर हमारा पढ़ा हुआ आया है तो हम लोग बहुत खुशी से पूरा पेपर दे करके घर चले आते हैं, हंसते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं कि हमको पेपर नहीं आता है और हम निराश होकर के घर चले आते हैं। स्टूडेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाई करता ना हो या अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस ना हो। हर एक स्टूडेंट अपने जितनी उससे हो सकती है वो पूरी पढ़ाई करता है, पूरी मेहनत करता है, उसके बाद एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो कभी कभी उस सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है एग्जाम के दौरान। तो आपके बीएड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं। तो तरीका मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं, कई बार पेपर ऐसा आ गया आपके सामने अगर कि बहुत टफ है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आंसर फ्रेमिंग टेक्निक के बारे में। किसके बारे में? आंसर फ्रेमिंग टेक्निक के बारे में। देखिए, मैं समझाऊंगा आपको कि आंसर फ्रेमिंग टेक्निक क्या होती है। आंसर फ्रेमिंग टेक्निक आपको अपनानी है और पूरा का पूरा पेपर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आई होप कि आप 70% से ऊपर मार्क्स भी लेकर के आएंगे। आंसर फ्रेमिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आप एग्जाम में क्या करेंगे, अगर कोई भी पेपर जो है वो आपके सामने आता है, पेपर देख करके आप बहुत परेशान हो गए, कुछ आता ही नहीं उसमें, तो वहां पे आपको यूज करना है कीवर्ड्स का। किसका यूज करना है? कीवर्ड्स का। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने समझाया था कि आंसर को बना बना करके कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको प्यार दिया है, ढेर सारे स्टूडेंट्स ने प्यार दिया है, बात सबको समझ में भी आई है, क्योंकि मैं हर एक चीज को विद एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं। तो कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है? कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को एक एक वर्ड पढ़िएगा और जो वर्ड आपको लगे कि ये वर्ड मेरे मतलब का है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो फिर उसी वर्ड को लेकर के आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो चीजें अपने आप दिमाग में आती चली जाएंगी और धीरे धीरे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं विद एग्जांपल भी समझाऊंगा इस पेपर के माध्यम से, तो इस कंडीशन में आपका पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और आप बढ़िया से पास भी हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आप अपनी हिम्मत हार जाएं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, चार चार लाइनें लिख करके चले आओ, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम तगड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब ये जो कीवर्ड्स है इसका यूज कैसे करना है? तो डियर फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा सोशियोलॉजी का पेपर है और मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है, पर्टिकुलर मत लेना इसको कि मतलब ये यही पेपर के लिए है, नहीं, ये सभी पेपर के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मान लिया आपने पेपर आपके सामने आया और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, राष्ट्रीय एकीकरण की प्राप्ति में शिक्षक की क्या भूमिका है ना। अब ये क्वेश्चन आपको आता ही नहीं कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि राष्ट्रीय एकीकरण की प्राप्ति में शिक्षक का क्या रोल है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, 100% इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कैसे? आप यहां पे ध्यान देना, राष्ट्रीय का मतलब आपको क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण की प्राप्ति में शिक्षक का मतलब तो आप जानते ही हैं कि भाई आपको पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज दिख रही है, वो आपको पता है, शिक्षक। शिक्षक का मतलब होता है टीचर। अब जहां टीचर, अब बीएड कर रहे हैं आप, जहां भी क्वेश्चन में आपको शिक्षक मिले वहां शिक्षक के साथ शिक्षा जोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं आता है बिल्कुल, तब उस कंडीशन के लिए बता रहा हूं। शिक्षक के साथ शिक्षा जोड़ देना, तो शिक्षक और शिक्षा को लेकर के क्वेश्चन लिखना शुरू करना, ठीक है। और अगर आपको राष्ट्रीय का मतलब पता है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर, यानी कि अपने देश हित में,
राष्ट्र को एक करने की बात हो रही है, देश को एक करने की बात हो रही है, तो देश को एक करने में जो टीचर है वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन इजी हो गया, देखिए तुरंत आपके सामने क्वेश्चन इजी हो गया। बात आपको सिर्फ इतनी पता थी, शिक्षक और राष्ट्र। अब एकीकरण का मतलब आपने निकाल लिया कि एकीकरण मतलब एक होना, एक मतलब जो है पूरे देश को एक करना। तो पूरे राष्ट्र को एक करने में टीचर क्या रोल प्ले करता है? आसान क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इस प्रकार से आपको कीवर्ड्स निकालने हैं। दूसरा ये पेपर है आपके सामने, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विधियों की क्या आवश्यकता है। आपको विधियां नहीं आती हैं, कोई बात नहीं है, आपको सामाजिक विज्ञान पता है कि जो एसएसटी है उसको शिक्षण में यानी कि पढ़ाने के समय हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं, बच्चों को मानचित्र दिखा सकते हैं, बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हैं, बच्चों को क्या नाम उसका वो जो होता है ग्लोब दिखा करके समझा सकते हैं, है ना। तो सामाजिक विज्ञान में क्या है, यही सब विधियां हो जाएंगी। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के तरीके लिख देना, बात खत्म है। इस प्रकार से आपको इसमें कीवर्ड्स निकालने हैं क्वेश्चंस में। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये मेरे पास पेपर है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में मान लीजिए आपको रुचि और अवधान में संबंध पता ही नहीं क्या होता है ना। तो वहां पे क्या करना है, परेशान नहीं होना है। आपको रुचि पता है, इंटरेस्ट पता है, तो इंटरेस्ट के बारे में लिखना शुरू कर देना कि इंटरेस्ट जो है वो परिवर्तनशील होता है। बालक जो शुरुआती बालक होता है उसको इंटरेस्ट कुछ और होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, चीजों के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। यही सब चीजें लिखना है रुचि के बारे में, सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में। अवधान भूल जाना, छोड़ देना, संबंध छोड़ देना, खाली रुचि के बारे में लिख देना। अगर कुछ नहीं आता है तब उस कंडीशन में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बेहतर कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन के कीवर्ड्स ढूंढने हैं। नीचे क्वेश्चन लिखा है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कुछ नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। शरीर की रचना सबकी अलग अलग होती है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करना, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। शरीर की रचना सबकी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति चलने में, दिखने में, है ना, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, समझ में, हर तरीके से व्यक्ति अलग होता है। तो इस प्रकार से सिर्फ कीवर्ड्स, जो भी पूरे क्वेश्चन में आपको जो वर्ड दिखे, प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है, विशेषताएं आपको नहीं आती हैं, भूल जाइए। इतना तो पता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है, जो अच्छा बालक होता है, वह बहुत ही क्या होता है, क्रिएटिव होता है, पढ़ने में अच्छा होता है। इस चीज को लेकर के शुरू करना, बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। अगर पेपर आपके हक में नहीं आता है, अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, उसका कीवर्ड निकाल लेना, लिखना शुरू कर देना, बहुत बेहतर मार्क्स गेन कर पाओगे। डियर फ्रेंड, जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।